तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त टनाटन। तो देखो बढ़िया एकदम। देखिए स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए, सीधी सीधी बात, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर यही है और सबसे लंबा भी ये जाएगा। 10 से 11 वीडियो भी जा सकता है। तो बेटा 5 वीडियो तो हो चुका है भाई, ओवरऑल बात कर लेते हैं। 5 वीडियो बेटा हो चुका है, जिसमें रिफ्लेक्शन पूरा खत्म हो चुका है। आज जो छठा वीडियो आपको 5 जा चुका है शायद ना अभी, हाँ जो छठा जाएगा ये आपको बेटा रिफ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन होगा। ये वीडियो बेटा इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन होगा, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वीडियो जो जाएगा। इसके बाद जो 7th वीडियो आएगा वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे आएगा और उसके 2-4 क्वेश्चन होंगे उस लॉ से। उसके बाद जो 8वां वीडियो जाएगा वो फिर लेंसेज पे आ जाएगा। तो पहले वीडियो में होगा इंट्रोडक्शन टू लेंस होगा, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन होगा और कुछ उनकी हो सकता है कॉनकेव लेंस के रूल्स हो जाए, जो इमेज फॉर्मेशन का रूल होता है कॉनकेव लेंस में, या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट के जो भी रूल्स होते हैं, कैसे बेंड करेगा लाइट, क्या कैसे होगा वो। उसके बाद जो 9th वीडियो आएगी उसमें जाके आपको हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों खत्म हो जाए, क्योंकि कॉनकेव लेंस में बहुत छोटा सा है, 2 इमेज फॉर्मेशन है, या फिर बहुत छोटे छोटे रूल हैं। कॉनकेव लेंस इसमें जैसे वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे कॉनकेव ज्यादा इमेज फॉर्म करता था, वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स ज्यादा करता है। तो ये 9 वीडियो तक खत्म हो जाएगा। और जो लास्ट वीडियो 10वां वीडियो जाता है वो हमारा हो सकता है पावर ऑफ लेंसेज एंड द रिमेनिंग पार्ट, जो भी बचा हुआ रहेगा वो सब कुछ। इतना मेरा एस्टिमेट है, बट ये 11 भी जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन। इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन तो समझते हैं पूरा आज अच्छे से, कुछ लिखा नहीं है, देखा जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रिफ्रैक्शन है क्या बेटा? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या है बेंडिंग? रिफ्रैक्शन क्या है बेटा? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो किसी मीडियम से चलती हुई चली आ रही है। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है जो एयर में पास होती चली आ रही है। अब मान लीजिए एयर से पास होते होते जब उसको आपने एक टॉर्च मारा, मान लीजिए मैं यहां से खड़े होकर मैं कैसे यहां पे से टॉर्च मारता हूं, मैंने यहां पे एक शीशे का ग्लास स्लैब रखा हुआ है, शीशे का एक टुकड़ा रखा हुआ है मैंने, मोटा सा शीशे का टुकड़ा, ट्रांसपेरेंट शीशा है, एकदम ट्रांसपेरेंट शीशा है, इतना मोटा सा ऐसा बड़ा सा, ऐसे मैंने यहाँ पे रख रखा है। जैसे मैंने यहाँ से रे ऑफ लाइट ऑन की, वो लाइट यहां से यहां तक तो एयर है, कोई मीडियम नहीं है, यहां पे आ जाते हैं तो यहां से मेरे इस हाथ तक तो मीडियम एयर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पर जब यहां की मैं बात करूं तो यहां पे मैंने एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है शीशे का। अब जो वो रे ऑफ लाइट थी वो एयर से ट्रेवल करते करते किस में चली जा रही है? वो ग्लास स्लैब में चली गई। मतलब कि या फिर एक चीज और कह सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ग्रोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हाँ यही है, लाइट जो बेंड हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैं आपको बोल रहा था, ये मेरा वो ग्लास स्लैब हो गया। अगर 3D में बनाऊं तो 3D में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये मेरा ग्लास स्लैब हो गया, ये बेटा मेरा ग्लास स्लैब हो गया। ठीक, अब एक रे ऑफ लाइट जो ऐसे आ रही थी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, ये रही मेरी रे ऑफ लाइट सीधा। अब जैसे ही वो यहाँ पे टकराती है, उसको एक्सपेक्टेड था कि नॉर्मली वो ऐसे आ रही है और ऐसे ये पास हो जाती, बट ये क्या हुई, ये ऐसे ना पास होके ऐसे आ गई, ऐसे ना पास होके ऐसे चली गई। तो जाना तो इसको यहां चाहिए था, अब यहां से ये बेंड होके इधर आ गई, लाइट बेंड हो गई ना। जाना तो कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, पर गई कहां? यहां गई। तो जब एयर यहां पे मीडियम था और यहां पे एक ग्लास स्लैब है, तो जब एयर ग्लास स्लैब में जैसे ही इंटर की, उसको जिस पाथ से निकल जाना चाहिए था वो वहां से नहीं निकली, वो वहां से बेंड कर गई, थोड़ा सा मुड़ गई। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू वन अदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में एक पॉइंट आता है, रिफ्रैक्शन होता कहां पे है? क्या अंदर आने के बाद होता है? क्या यहीं से हो गया था या यहां से हो गया था? नहीं, वो जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री जो दोनों मीडियम को अलग अलग कर रही है। मान लीजिए ये शीशे की ये बाउंड्री होगी ना, एक ये जो शीशा है, ये जो ग्लास स्लैब है, इसकी ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये अगर मैं इसको कवर करूं कि ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री इनको अलग कर रही है ना, जैसे ही लाइट बाउंड्री को टच करेगी वैसे ही लाइट बेंड कर जाएगी। जैसे ही लाइट बाउंड्री को टच करेगी वैसे ही लाइट जो है वो रे जो है वो बेंड कर जाएगी। तो कहां पे लाइट बेंड करती है? बाउंड्री विच लाइट बेंड्स एट द बाउंड्री at which the medium are separated, at which the mediums are separated। बेंडिंग ऑफ लाइट कहां पे होती है? लाइट बेंड्स एट द बाउंड्री एट विच द मीडियम को मैंने मीडियस कहा लिख दिया है, मीडियम आर सेपरेटेड। वो जो बाउंड्री है ना, जो मीडियम को सेपरेट कर दे रही है, मीडियम को अलग कर दे रही है, कि यहां से ग्लास स्लैब स्टार्ट हो जा रहा है, उसके पहले एयर था, उस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। होती कहां पे है ये? इसी फेनोमेना को, इस पूरे फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं। जैसे ही लाइट बेंड हो जाती है उसको हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं। बस तीसरी बात अभी इतना समझो, रिफ्रैक्शन होती कहां पे? जहां पे वो दो मीडियम की बाउंड्री जो होती है, जिनको अलग की जाती है, जो बाउंड्री उन दोनों मीडियम्स को अलग कर रही हो, कि ये डिफाइन कर रही हो कि यहां से दूसरा मीडियम है, अब यहां से दूसरा मीडियम है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा डस्टर है, ये मेरा डस्टर है। अब मैं रे ऑफ लाइट मारता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एकदम पहला वाला सरफेस, ये होगा क्या? जहां पे लाइट बेंड करेगी। ये जो बाउंड्री है ना, ये डिफाइन कर रहा है कि अब इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे प्लास्टिक है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो बाउंड्री है, ये डिफाइन कर रहा है कि बेंडिंग कहां पे होगी। ठीक है, इसमें कुछ लिखना लिखिए, वरना मैं इसको करता हूं इरे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं, डायग्राम अच्छे से भी देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। तो मैं अभी 3D नहीं बना रहा, 2D बनाता हूं। मान लीजिए ये मेरा ग्लास स्लैब, मान लीजिए कि ये मेरा एक ग्लास स्लैब है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मार्कर ये रहा। ठीक, अब ये रे ऑफ लाइट इस पे आई, ये मेरी रे ऑफ लाइट आई, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे है। अब ये एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। ये एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ इस तरह से निकल जाना चाहिए, इसको जिस तरह से आया है ऐसे ही निकल जाना चाहिए। पर ये क्या होगा बेटा? ये कर गया बेंड। अरे तेरी, ये एक्सपेक्टेड क्या था? इसको ऐसे निकल जाना है, हुआ क्या? ऐसे हो गया। ठीक, ये हो गया। मतलब अगर मैं एक नॉर्मल लाइन यहां से खींचूं, नॉर्मल क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं जहां पे इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक, ये कुछ बेंडिंग लग नहीं रही ना, और बेंड करो इसको, कुछ बेंडिंग जैसी लग नहीं रही। ये भी साला कहाँ करेक्ट लग रहा है, इसको पहले चेंज करो। ठीक, ये हो गई, और क्या है यार? ठीक, इसको जाना ऐसे चाहिए था, चला ये ऐसे गया। अब ये लग रही है बेंडिंग, जाना इसको ऐसे था, चला ये कुछ इस तरह से गया। ठीक, अब देखो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल लाइन। ये लाइन कौन सी थी हमारी? ये थी मेरी इंसिडेंट लाइन। ठीक, अब ये लाइन कौन सी है? रिफ्लेक्शन लाइट है कि रिफ्लेक्टेड लाइट है? क्या ये रिफ्लेक्टेड रे है? रे सॉरी यार, आई एम सॉरी, इंसिडेंट रे है यार।
ठीक, अब बताइए कौन सी रे है। लाइट आई, बाउंड्री पे जैसे टच की, रिफ्रैक्टर की, क्या बोलेंगे इसको? इस लाइन को बोलेंगे बेटा रिफ्रैक्टेड रे। जो इंसिडेंट लाइट आई वो तो इंसिडेंट रे है, अब टकराने के बाद जो रे रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं क्या है? नॉर्मल लाइन। अब ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई भी बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं। ठीक, अब वो वाला एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है, वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहां पे जो आपने पहली पॉइंट सीखी, हाँ अब रुक जाओ, वो देखेंगे अभी। अब नॉर्मल, हमने नॉर्मली अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है कि जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आमतौर पे बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आमतौर पे क्या, लगभग हर टाइम आपने ये देखा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहां पे नहीं है। यूजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे जो या तो उससे बड़ा होगा या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, यहां पे एंगल जो है आपका बराबर नहीं होगा। तो जो बेटा पहली चीज निकल के आई थी वो आपने क्या पढ़ी थी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे लिखो फिर, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंस ऑन अ ग्लास स्लैब। ray of light which incidence on glass slab। रिफ्रैक्टेड रे क्या है? रे ऑफ लाइट आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग के बाद जो लाइट, रे ऑफ लाइट होती है वो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल रे क्या ही बोलूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस सीधा लिखो, उसमें लिखवाया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट रे। और फिर क्या मिला यहां पे आपको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्टेड लाइन, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, और नोट क्या करना है यहां पे आपको? नोट क्या है बेटा? एंगल ऑफ, मैथ का टीचर होकर मैं ये लिख रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मे बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इफेक्ट्स एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, लिखिए इसको, और कुछ नहीं, अभी और कुछ नहीं। ठीक है, इसको लिखिए, चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी ये वाली जो स्लाइड है ये आपको थोड़ी लंबी आ सकती है, तो ध्यान से देखिएगा और एकदम अच्छे से समझिएगा। अभी इसको हटाता हूं मैं, फालतू की जगह लेके रखा है ये। ठीक, अभी यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्यों है? ये होता है बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट
happens because of change in speed of light in a different medium. In different medium किस लिए होता है बेटा? जब देखो जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। जैसे अगर मैं पहली बात एयर की बात करूं तो एयर में जो स्पीड आती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आती है। वहीं पे अगर मैं इसकी बात ग्लास स्लैब में करूं, किसमें? ग्लास स्लैब में। हाँ, अगर मैं इनकी बात ग्लास स्लैब में करूं तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। वहीं पे अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये करीब करीब 2.5 × 10⁸ मीटर हो जाती है। ठीक ठीक। तो देखिए एयर में जब लाइट चल रही थी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चल रही थी। ग्लास स्लैब में जैसे ही आएगी उसकी स्पीड ये हो गई, वाटर में जाते ही उसकी स्पीड ये हो जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है? देखो रीजन देखो, रीजन देखो रीजन देखो बेटा, रुक जाओ, सब हटाते हैं ऐसा, डिवाइडिंग ऐसे रहने दो। इधर देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं स्पीड ऑफ, नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लास 9 में आपने वेवलेंथ पढ़ा होगा ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये पढ़ा था ना। इसको क्या बोलते हैं? ये वेवलेंथ है ना, लैम्बडा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज, वही पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक, तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, क्या चीज? वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करती है? लाइट की स्पीड पे डिपेंड करती है। अगर स्पीड की लाइट, इफ स्पीड ऑफ लाइट becomes slower, then its wavelength also become smaller। और वहीं इसका अपोजिट वाइस वर्सा भी ट्रू है। इफ स्पीड ऑफ लाइट becomes faster, then wavelength also become longer, then its wavelength also become longer। ठीक, अब देखो जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है स्पीड पे। जैसे ही उसकी स्पीड ज्यादा होगी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। लाइट की जो रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर उसकी स्पीड कम है तो उसका वेवलेंथ कम होगा, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब देखो रियलिटी में होता क्या है, देखो इधर, ये मान लीजिए आपका ग्लास स्लैब है, ठीक, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक, ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक भाई, ये ग्लास स्लैब है, ये बीम ऑफ लाइट है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी सेकंड मार्कर लाओ मेरा, ये देखो, ये रखा मैंने, ये जो दोनों ही रेज को मैं एक साथ लेके चलता हूं, ये पहले पहुंच गई यहां पे, देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट है, ग्लास स्लैब पे पड़ने वाली हैं। अब ये दोनों ऐसे हैं, अगर दोनों साथ में दिख रहे हो मुझे, अगर आपको दोनों ही दिख रहे हो, अब अच्छे से दोनों दिख रहे होंगे। अब अगर मैं दोनों को साथ में लेके जाऊं तो ये पहले पहुंच रहा है, ये भी बाद में पहुंचेगा। और अगर वही चीज यहीं बगल में ही करूं तो ये जल्दी पहुंचेगा, ये थोड़ी बार, थोड़ी और, थोड़ी दूर, थोड़ी दूर, थोड़ी और दूर। मतलब कि अगर सीधी सीधी बात करूं मैं, आपसे बिना घुमाए फिराए, बिना तोड़ मोड़ किए, तो जो लेफ्ट वाला है, जो कि लेफ्ट वाला
रीचेस फर्स्ट। जो लेफ्ट साइड वाला है वो पहले पहुंच जाएगा और जो राइट साइड वाला है वो बाद में पहुंचेगा। राइट साइड रे रीचेस लिटिल आफ्टर सम टाइम और लिटिल टेक मोर टाइम। ठीक है, लेफ्ट वाला पहले पहुंच जाएगा और राइट वाला बाद में पहुंचेगा। अब अगर ये आपका पहले पहुंचा है तो ये पहले बेंड हो जाएगा, ये पहले बेंड हो जाएगा और तब तक ये चलता रहेगा। ये जैसे ही यहां पे पहुंचा वो बेंड हो गया और ये वाला भी चल रहा है, मतलब कि ये पहले पहुंचा, ये जैसे ही पहुंचा ये बेंड हो गया और ये भी एयर में है, वो छोड़ो, बेंड छोड़ो। ये जैसे ही यहां पे पहुंचा इसकी स्पीड कम हो गई और जबकि मान लीजिए ये वाला पार्टिकल जब ये इस जैसे ही ग्लास स्लैब से टकराया, बात करें तो जो यहां वाला पार्टिकल था ये अभी भी एयर पे था और ये ग्लास स्लैब पे टच कर गया है। जैसे ये ग्लास स्लैब पे टच करेगा तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। मैं वीडियो लंबा नहीं चाहता हूं, इसीलिए राइटिंग ऐसी तैसी हो रही है। इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी अगर मैं इसकी बात करूं, और यहां पे जो स्पीड है अभी भी वही है, यहां पे जो स्पीड है ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब जैसे स्पीड कम हुई इसका वेवलेंथ वैसे ही कम हो जाएगा। अगर स्पीड कम हुई तो वेवलेंथ कम हो जाएगा और अभी भी इसका स्पीड वही है, वेवलेंथ वही है। अब जब इसका वेवलेंथ कम हो गया तो ये क्या करेगी, ये छोटी दूरी बनाने लगेगी। अभी ये ऐसे ऐसे आ रही थी, ये ऐसे ऐसे जाने लगेगी, वेवलेंथ कम हो गया, इसीलिए लाइट ये बेंड कर गई। अब तुम्हें यहां दिखेगा कि ये लाइट बेंड कर गई है, अभी वैसे ही है, तो फिर ये थोड़ा सा ऐसे जाके ये लाइट बेटा ऐसे आएगी और ये वाली ऐसे हो जाएगी। बना नहीं पाया मैं ढंग से बना नहीं पाया। जाना इसको कुछ इस तरह से था, जाना इन रेस को कुछ इस तरह से था। जाएंगे कैसे ये जाएंगे कैसे, ये बेटा ये कुछ इस तरीके से जाएंगे, कुछ इस तरीके से जाएंगे। जाना इनको ऐसे था। अब यहां पे आने के बाद वापस ये एयर में होगा। अब ये वाला जो पहले ग्लास स्लैब पे पहुंचा था वो पहले एयर में भी पहुंच जाएगा। एयर पे पहुंचते ही इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो गई तो अब वेवलेंथ नहीं लिख रहा मैं, लैम्डा लिख रहा हूं, इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही वेवलेंथ ज्यादा हुई ये वापस से अपने स्पीड पे आ गई, ये अभी भी नहीं आई, फिर उसके बाद ये भी आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक, एक बार मैं पूरी तरह से आपको ये रिकॉल करा देता हूं अच्छी तरह से। बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ CHANG होता है बेटा, राहत मत करवा देना मेरी। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट मीडियम। देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस बिकॉज द लाइट स्पीड इज चेंज इन डिफरेंट मीडियम। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाता है लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती जाती है। जैसे एयर में 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वहीं पे ग्लास स्लैब में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वहीं पे वाटर में जो है ये 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और ये तीनों आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब देखो होता क्या है, जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो जो लैम्डा होता है वो डिपेंड किस पे करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और अगर वहीं पे स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो होता क्या है, हाँ ठीक है। अब जैसे ही ये मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है और ये रे ऑफ लाइट है, एक पूरी बीम है, ये उसमें पहली रे है, ये एक बीम ऑफ लाइट है, ये एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें ये वाली रे पहली रे है और ये वाली रे जो लास्ट रे है। ठीक, बीच की बात जाने दीजिए। अब जो पहली लेफ्ट साइड वाली रे है वो ग्लास स्लैब पे पहले पहुंच जाएगी कंपैरिजन टू इसके, मैंने करके दिखाया अभी मार्कर से। तो ये वाली पार्टिकल जब तक यही है ये पहले ही पहुंच गई, ये जैसे ही यहां पे पहुंच गई इसका स्पीड तुरंत कम हो जाएगी क्योंकि यहां से ग्लास स्लैब स्टार्ट हो गया। जैसे ही इसकी स्पीड कम हो जाएगी वेवलेंथ तुरंत कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम होते ही लाइट बेंड कर जाएगी। ठीक, और ये अभी भी नहीं बेंड करेगी, ये कुछ देर बाद बेंड करेगी, कुछ देर बाद पहुंचेगी, इसीलिए आपको लाइट झुकी हुई बेंड हुई दिखाई देगी। लाइट दिखाई नहीं देगी, मतलब बेंड होगी क्योंकि वेवलेंथ ही चेंज हो जाएगा, और ये वाली बाद में होगी। उसके बाद जैसे यहां अंदर बेंड होकर यहां तक पहुंचा, उसके बाद अब जो ये पहले ग्लास स्लैब पे पहुंची थी वो पहले इस बाउंड्री में पहुंच जाएगी। जैसे इस बाउंड्री में पहुंचेगी वहां पे ग्लास स्लैब से एयर आ जाएगा, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ते ही वेवलेंथ बढ़ जाएगा, और जैसे ही वेवलेंथ बढ़ा ये वापस से जैसे होना था वैसे होकर लाइट निकल गई।
जो भी लिखना है जल्दी लिखिए, चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मीडियम के बारे में, थोड़ा सा बचा हुआ है 10 मिनट में, मुझे लगता है ये 35 से 40 मिनट का वीडियो ये भी जाएगा यार, काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, पता नहीं मैं क्या ही पढ़ाता हूँ। ठीक, देखो इधर अभी क्या है, अभी मीडियम के बारे में दो मीडियम आपको पढ़ने हैं, एक है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ना पढ़ाऊं तो भी समझ में आ जाना चाहिए, रेयरर और डेंसर। डेंसर मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, जो घना है, और दूसरा क्या है, रेयरर, जहां पे पार्टिकल्स दूर है। अब अगर मैं आपको मान लीजिए यहाँ पे पास दो डब्बे हैं, ठीक, एक डब्बा ये है, नहीं एक रूम ये है, बड़ा सा बहुत बड़ा रूम है, और एक रूम ये है। इसके अंदर जो पार्टिकल है वो ऐसे ये रहे, ये रहे और ये रहे, ये रहे। इसमें जो पार्टिकल है वो ये रहे, मतलब ऐसे भरा भरा है पूरा। अब अगर मैं आपको इसके अंदर डालूं आप जल्दी से निकल जाएंगे, कि इसके अंदर डालूं तो जल्दी से निकल जाएंगे। ये रेयरर वाला है और ये डेंसर वाला है। ऑफिशियली सीधी सीधी बात है सर, जहां पे रेयरर होगा जगह ज्यादा खाली मिलेगी, मैं फटाक से निकल जाऊंगा, और यहां जितने ही ज्यादा मुझे बैरियर्स मिलेंगे उतना ही ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी, उतना ही लेट लगेगा। तो यही होता है बेटा रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब जो रेयरर मीडियम था वहां पे आपकी स्पीड ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास बैरियर बहुत कम है। बैरियर मेरे सब छोड़ो, तो सीधा सीधा टॉपिक जो निकल के आता है, पहली बात जो निकल के आती है, अ मीडियम इन विच speed of light is more is called optically rarer medium। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और वहीं सेकंड चीज अगर बात करें, अ मीडियम इन विच speed of light is slow is called optically denser medium। जिस मीडियम में स्पीड की, जो लाइट की स्पीड अगर वो ज्यादा है तो वो क्या है बेटा? रेयरर मीडियम है। अगर किसी भी जगह पे किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम है तो वो डेंसर मीडियम है। अब जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही लाइट क्या है, रे क्या है, बेंड कर जाती है। रे ऑफ लाइट क्या करती है? बेंड कर जाती है। अब यहां पे दो केसेस आते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आपके दो केसेस हो जाते हैं। केस वन की अगर बात करें तो जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। और केस टू क्या होगा? जो केस टू होगा वहां पे क्या, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, अगर डायग्राम्स में दिखाना चाहूं आपको तो ये रहा वो डायग्राम, अरे ये रहा वो डायग्राम, यह रहा वो डायग्राम, ये रही आपकी नॉर्मल लाइन, ये आई लाइट, तो ऐसे जानी चाहिए थी पर ये ऐसे चली गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। वहीं पे अगर एक डायग्राम मैं यहां बनाता हूं, ठीक, ये आई लाइट, ये है नॉर्मल, ऐसे जाना चाहिए, ये ज्यादा हो गया, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, जाना उसको नॉर्मल चाहिए था, वो चली और दूर गई। ठीक, तो ये नॉर्मल के तरफ आ गई, वो नॉर्मल से दूर चली गई। ये है आपकी नॉर्मल लाइन, ये है आपकी नॉर्मल लाइन, ये इंसिडेंट लाइन, ये रिफ्लेक्टेड लाइन, ये आपकी इंसिडेंट लाइन, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन। ऐसा कब होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल कब आता है? कब आता है ये होगा आपका व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर अरे ये वाला इंटर नहीं है यार, वो वाला इंटर होगा ना, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज, कहां से? रेयरर मीडियम से जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसकी जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम,
जैसे कि एयर से कहा जाएगी, एग्जाम्पल में एयर से ग्लास स्लैब, या फिर सेकंड एयर से वाटर। क्यों क्यों बेटा? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अगर आप देखेंगे एयर में तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वहीं ग्लास स्लैब में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कम है ना? एयर में आप देखेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वाटर में आप देखेंगे तो 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक, वहीं पे अगर केस 2 की बात करें तो व्हेन रे ऑफ लाइट goes from denser medium to rarer medium, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो लाइट नॉर्मल से और दूर भाग जाएगी। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं आपसे, इसका जो पहला एग्जांपल होगा वो ग्लास स्लैब से एयर होगा। कहां गई लाइट? एयर में। या फिर आप बोल सकते हैं वाटर से एयर में, या फिर आप बोल सकते हैं ग्लास स्लैब से एयर में, ग्लास स्लैब से एयर में। ठीक, तो अभी हम ये पढ़ेंगे तीनों, ये डायग्राम बना बना के पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ग्लास स्लैब में कितना होता है? 2 इंटू पर इधर कितना है? 2.5, सॉरी ग्लास स्लैब से एयर किया तो था, ग्लास स्लैब से वाटर में, ग्लास स्लैब से वाटर में, तब भी जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ठीक है, लिखिए इसको, चलते हैं आगे। तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है जिससे कि वीडियो का टाइमिंग ना बढ़े, मेरा तो टाइमिंग लगी रहा है। क्या बोल रहा है? केस 1 क्या था? टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब नॉर्मल की तरफ आता है क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ग्रोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास स्लैब में जाएगी तो वो किसकी तरफ बेंड कर जाएगी बेटा? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। या फिर कोई लाइट एयर से वाटर में जाती है तो भी वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। इसका रे डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये मान लीजिए मैंने ग्लास स्लैब बना दिया, जहां से जो लाइट जा रही है ये मैंने नॉर्मल बनाया, इसको जाना ऐसे था पर ये ऐसे जाएगा, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये आपकी इंसिडेंस रे हो जाएगी, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा और ये आपका नॉर्मल रे हो जाएगा। ठीक, वहीं पे अगर इस कंडीशन की बात करें तो ये आपका अगर नॉर्मल हो गया, ये आपकी लाइट आई, इसको ऐसे निकल जाना था, ये नॉर्मल है, पर ये इसको ऐसे निकल जाना था पर ये ऐसे चली गई, ये और दूर हो गई। ठीक है, ये और दूर हो गई, जैसे इसको जाना चाहिए था उतना नहीं गई, ये और दूर चली गई। तो ये क्या था? मैंने रे ऑफ, अरे 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 बेटा गलती हो गई, समझाया गलत है? ठीक है, देखते रहो, समझाया सही है, लिखा गलत है। मतलब व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, ग्लास से जब एयर में जाएगी तो जो डायग्राम बन के आएगा, इसको मैं ऐसे ब्लॉक करता हूं बेटा, इधर बना रहा हूं डायग्राम। ठीक, ये मेरी ग्लास स्लैब, ये मेरा ये ऐसे आ रहा है। ठीक, ये ग्लास स्लैब से है, ये मेरी नॉर्मल लाइन, इसको मैं और इधर करता हूं, इसको छोड़ो। अब ये तो इसके लिए था, ये जो इंसिडेंट रे आई थी ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई। अब रिफ्लेक्टेड रे, अब इसका एक नॉर्मल और बनेगा एक तो। अब ये देखो, अभी ये एज अ इंसिडेंट रे काम करेगी, अभी ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड। अगर इन दो रे की बात करोगे तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, पर अभी देखो ये लाइट को ऐसे जानी चाहिए थी पर ये और दूर होके जाएगी। ठीक, तो पहले रेयरर थी, रेयरर से डेंसर में आई तो टुवर्ड्स दो हो गई, किसके किसके? नॉर्मल के। अब जैसे ही रेयरर से वापस से डेंसर से वापस से रेयर में जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। अब उस वक्त ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, और द पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ये जो पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक, इसकी दोनों साइडें अपोजिट साइडें पैरेलल हों, उसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक भी कहते हैं। अभी एक केस पढ़ना है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ आ जाएंगे। वो एक केस है अभी जिसको सिर्फ समझाऊंगा मैं कि जब लाइट, ये वाला केस। ठीक, अभी देखते हैं, लिखो इसको। चलो देखो, अब क्या है, अभी जो केस पढ़ेंगे हम, जो केस है इसमें पहले
एयर से ग्लास स्लैब में जाएगा, फिर ग्लास स्लैब से वाटर एयर में जाएगा। ठीक, देखो ये बनाया मैंने। ठीक, ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, ये वापस से हमारा एयर है। ठीक, देखो ये हमारी इंसिडेंट रे। ठीक, एयर है, रेयरर होगा, ये मेरा नॉर्मल लाइन, ये मेरी नॉर्मल लाइन। ठीक, अब जैसे इस बाउंड्री को टच करेगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगा, ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये भी इंसिडेंट रे है, ये आपकी नॉर्मल रे है, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, जबकि जाना इसको ऐसे चाहिए था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर मैं बात करूं तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब देखो बेटा, ये लाइट ऐसे ही ट्रेवल करके पूरी यहां तक आएगी, ये अभी ग्लास के अंदर ही हो रही है, जैसे ये इस बाउंड्री को टच करेगी तो यहां भी एक नॉर्मल बनेगा। अब देखो बेटा, अगर एक ही मीडियम की बात करें, जैसे प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में एयर ही एयर बात होती थी कि लाइट ऐसे आती थी शीशे से टकराती थी, जैसे देखो लाइट ऐसे आती थी शीशे से टकराती थी, ऐसे लौट जाती थी। तो अभी देखो, अगर मैं इस सब चीज को हटा दूं और अगर एक इसको शीशा ही मान लूं, अगर सिर्फ ये इंसिडेंट रहे तो ऐसे आई, एक ही मीडियम है, टकराई और ऐसे लौट जाएगी। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो, रिफ्रैक्शन की नहीं, रिफ्लेक्शन की बात करें तो, अगर रिफ्रैक्शन नहीं हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो जानने छोड़ो। अच्छा, अब छोड़ो उसको, जाने दो, वो है ही नहीं टॉपिक में, छोड़ो। ये भी नॉर्मल रे, ये भी नॉर्मल रे, ये भी 90 डिग्री पे होती है, ये भी 90 डिग्री पे होती है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर होती है, ये भी परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में, अगर मैं इसको N1 बोलूं और इसको N2 बोलूं तो मैं लिख सकता हूं N1 इज पैरेलल टू N2, N1 इज पैरेलल टू N2। मान लीजिए ये आपका एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे हो जाएगी? क्या ये एक ट्रांसवर्स वर्क करेगी? तो बेटा जब ये ट्रांसवर्स है, ये दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये जो एंगल यहां बन के आएगा ना, ये भी इसी के ही बराबर होगा। आ रहा है समझ में? ठीक। अब ये डेंसर से रेयरर जा रहा है, डेंसर से रेयरर, जैसे डेंसर से रेयरर जाएगा स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा और ये कुछ इस तरह निकल जाएगा, ये कुछ इस तरह निकल जाएगा। और अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा के ऐसे खींचूं, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा के खींचूं बेटा, तो ये जो लाइट है ना, ये जो ये रे है ना, ये जो इंसिडेंट रे था, अब जब ये डेंसर से रेयरर में आई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वापस से जब एयर में जाएगी तो इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये जो लाइट बेटा रे है ना, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल बन के आता है ना, इसको ई एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। और ये जो इंसिडेंट रे एक्सपेक्टेड जहां जानी थी और ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। और ये जो बीच की पैरेलल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एग्जाम में उतना पूछेगा नहीं, पूछेगा तो नॉर्मल एमसीक्यू में यही सब पूछेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ही एयर से ग्लास स्लैब में आई, रेयर टू डेंसर आई, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई, और उसके बाद जैसे यहाँ पे गई, फिर मैंने एक और नॉर्मल खींचा, जैसे वो एयर में वापस जाए एक और नॉर्मल, तो N1 और N2 आपस में पैरेलल हो गए, इसलिए ये एंगल इसके बराबर हो गया। दूसरी चीज, अब तीसरा, ये जैसे ही रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और उस रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। जो एंगल नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट। उसके बाद ये जो लाइन एओ जी इंसिडेंट एक्सपेक्टेड थी, इसको जाना जैसे था, वो लाइन और इमर्जेंट लाइन दोनों ही आपस में पैरेलल होंगे, और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
मुझे लगता नहीं इफेक्ट ऑफ लाइट हो पाएगा। यहीं भी मैं और आपको एक चीज पढ़ा देता हूं। नॉर्मली अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आती है तो कोई बेंडिंग नहीं होती है, नॉर्मल लाइन ऐसे ही आएगी और ऐसे पास हो जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आती है तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, वो सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल रे पे ही आके गिर जाती है लाइट, मतलब एज अ नॉर्मल रे को कवर करते हुए गिर जाती है, परपेंडिकुलर गिरती है, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और लाइट बिल्कुल सीधा सीधा पास हो जाएगी। अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट देखने का टाइम होता है तो 5-10 मिनट। चलो ये लास्ट टॉपिक है, इसको एकदम आराम से फटाक से समझते हैं। इधर मैंने जगह छोड़ी हुई है डायग्राम बनाने के लिए, मैं एक एक डायग्राम बनाता रहूंगा, इरेज करता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, डायग्राम बनाता रहूंगा, इरेज करता रहूंगा। ठीक है। व्हेन अ स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज्ड वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जब किसी एक ऐसे कंटेनर ले लोगे, कह रहा है कि अगर एक मान लीजिए ऐसे एक कंटेनर ले लीजिए और इसको ऐसे पानी से बिल्कुल भर दीजिए, इसको ऐसे पानी से बिल्कुल भर दीजिए। इसको पानी से भरने के बाद अगर इसमें आप कोई स्टिक डाल देते हैं, कि अगर आप ऐसे कोई एक स्टिक डाल देते हैं तो आपको ये स्टिक यहां ना दिख करके, आपको ये स्टिक यहां ना दिख करके आपको ये स्टिक यहां दिखेगी, सिर्फ बेंड हुई हुई दिखेगी। ऐसा क्यों होगा? देखो आपको ये स्टिक का कोना है, ये आपकी आंखों में जाएगा तभी आपको दिखेगा। अब मान लीजिए कि ये आपकी आईज है, ये आपकी आईज है, अब आप इसको देख रहे हैं। अब ये जो है ये वाटर का सरफेस था, ये जो है ये वाटर का सरफेस था। ठीक। अब ये लाइट आपकी आंखों में ऐसे गई यहां से और फिर दूसरी रे भी ऐसे गई यहां से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यहां पे कर गई बेटा बेंड, यहां पे कर गई क्या बेंड। और जब आपने इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, देखिए कहां वो हटा दो। अब ये जो फ्लेयर आपकी आंखों में गई। ठीक। अब ये राइट आप कहां करेंगे, इसको जब आप पीछे खींचेंगे तो ये आपको कहीं यहां मिलती हुई दिखाई देगी। और जब यहां मिलती हुई दिखाई देगी तो आपको लगेगा कि जो लाइट है, जो ये पेंसिल है, वो कुछ इस जगह पे है ना कि यहां पे है, तो आपको ये ऐसे बेंड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहां गई पर बेंड होकर आपकी आंखों में गई। जब बेंड होकर गई तो आपकी आंखें तो मिलाएंगी, जैसे हम रे ऑफ डायग्राम बनाते थे ना, पीछे खींचते थे। जब आप इसको पीछे खींचेंगे तो ये लाइट यहां ना मिलती हुई आपको यहां मिलती हुई दिखाई देंगी। मतलब आपको लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट जहां से निकल रही है वो पॉइंट यहां नहीं यहां है। इसी कारण से आपको बेंड हुआ हुआ दिखाई देगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्शन की वजह से और क्या क्या आपको दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन की वजह से और आपको क्या क्या दिखाई देता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये एक वाटर टैंक है, यहां आपने एक कॉइन रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, जहां रखा है वहां ना दिखाई दे करके ये आपको ऊपर दिखाई देगा। क्यों? मान लीजिए आप इसको यहां से देख रहे हैं, मान लीजिए आप इसको यहां से देख रहे हैं। ठीक, आप इसको यहां से देख रहे हैं, ये आपका वाटर का सरफेस है, ये आपका वाटर का सरफेस है। सेम वही चीज होगा। ये एक रे ऑफ लाइट कैसे थी यार, एक मिडिल पॉइंट से जाएगी ना। हाँ, मान लीजिए कि यहां से एक राइट निकली, ये रही लाइट और ये वाली लाइट। ठीक, अब इसको जाना ऐसे चाहिए था, पर ये आपकी बेंड होकर आपकी आंखों में कुछ इस तरह से गई। ठीक, अब जब आप इसको पीछे खींचेंगे, ये कुछ यहां मिलती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये ऑब्जेक्ट आपको कुछ यहां दिखाई देगा, ताकि यहां दिखाई देगा। ये है कारण इसका। ठीक है। मतलब सीधा सा जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें लिखे हुए सबके सब यही कह रहे हैं कि जैसे ही रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से ऊपर जाएगी, जैसे ही रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से ऊपर जाएगी वो बेंड हो जाएगी, और बेंड होते ही आपकी आंखों में जाएगी। और बेंड हुई आंखों को, जब लाइट बेंड हुई लाइट को आप जब पीछे की तरफ खींचेंगे, रेस को देखेंगे कि वो ऊपर ही मिल रही होगी, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट आपको ऊपर ही दिखेंगी। ऐसा ही सेम चीज होता है जो पूल होता है, पूल, स्विमिंग पूल, उसका जो सरफेस है वो आपको जनरली ऊपर दिखाई देगा कि नॉर्मली जितना वो होता है। मान लीजिए ये आपका पूल है, ये पूल का सरफेस है। ठीक, आप कुछ यहां से ऐसे देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं, आप यहां से देख रहे हैं और ये पूल का सरफेस है। ठीक, अब मान लीजिए कि ये एक लाइट ये यहां गई और ये एक लाइट ये यहां गई, और ये यहां से बेंड होकर आपकी आंखों में गई और ये भी बेंड होकर आपकी आंखों में गई। लेकिन जब आप इस बेंड हुई लाइट को वापस से खींचेंगे तो आपको बेंड हुई लाइट कुछ यहां मिलती हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा जो पूल का सरफेस है वो यहां नहीं यही है। आया समझ में? ये होता है। नेक्स्ट क्या बोला है, रिफ्रैक्शन की वजह से और क्या क्या आप देख लेते हैं।
रिफ्रैक्शन को when a thick glass slab is placed under some printed matter, सेम वही चीज है। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा बेटा, ठीक है, अब मैं समझा देता हूं। when a thick glass slab, जैसे देखो एक पेपर वेट आता है, मोटा सा रहता है ग्लास स्लैब पेपर वेट, उसको उठा के हम किसी ऊपर रख देते हैं पेपर वेट। कोई प्रिंटेड पेपर के ऊपर आप वही ग्लास स्लैब लिखोगे, आपको दिखेगा वो पेपर का जो अक्षर है वो उभरा हुआ दिखाई देगा ऊपर की तरफ। सेम वही चीज होगा है कि जो लाइट उन अक्षरों से निकल के हमारी आंखों में आ रही है, वो सीधी तो आ नहीं रही, वो बेंड होके आ रही है, जैसे वो पेपर वाले वो हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, पूल का जो सरफेस था वो बेंड होकर मेरी आंखों में आ रही थी। अच्छा, हमारी आंखें उसको मिलाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे तो लेटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा क्योंकि वो पहले ही मिल जाएंगी। वैसे सेम चीज जब एक ग्लास स्लैब के अंदर जो हम नींबू पानी पीते हैं, उसमें अगर नींबू डाल दिया जाए अंदर, नॉर्मली पानी भर के अगर उसमें नींबू डाल दिया जाए तो अगर हम साइड से देखें तो बड़ा दिखाई देता है। जनरली होता क्या है, वो लाइट हमारी आंखों में जाती है, जब उसको हम मिलाते हैं तो पहले ही मिल जाती है, वो इस कदर मिलती हुई है, मतलब पहले मिल जाती है, इसकी वजह से वो हमें बड़ा दिखाई देता है। और लास्ट क्या है, एकदम साफ आसमान में जो तारे ट्विंकल ट्विंकल दिखाई देते हैं, वो इनका भी कारण यही रिफ्रैक्शन ही है। पूछा आपसे यही जाएगा, डायग्राम बनाने का वो कोई नहीं बोलेगा, ये 5 पॉइंट लर्न कर लीजिए। एक और, हाँ, वो पूल का जो सरफेस है वो जितना है जनरली उससे ऊपर दिखाई देता है, कारण रिफ्रैक्शन, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।